नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन, बट मेजरली विद मेजर जनरल अश्वनी स्वैत जी। सर, जय हिंद एंड जय वेलकम टू द हिंद शो। सुमित। थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे शो करके जो मजा आता है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आज दिन मजे का नहीं है। आज दोबारा से हमारे देश में 10 साल के बाद हमने दोबारा से वही चीज देखनी शुरू कर दी जो हम 10 साल पहले देखते थे कांग्रेस के टाइम पर। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बैंगलोर, जहां पर दुनिया को हम अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, आईटी का हब है पूरी दुनिया का। वहां पर टारगेटेड आईईडी ब्लास्ट किया गया है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? हाँ बिल्कुल, देखो ये सही आपने बहुत अच्छा बताया सुमित। हाँ देखो सुमित, इसमें कोई शक नहीं कि 10-12 साल से कोई भी ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है भारत के अंदर, और स्पेशली साउथ में। उसकी वजह यही है कि भारत का जो इंटेलिजेंस सेटअप है वो बहुत अच्छा हो गया, और स्पेशली जो एनआईए है उसने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ आपस के अंदर जो एक प्रकार से तालमेल पैदा किया है, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, इनके अंदर कोई वन अपशिप नहीं है। लेटरली और हॉरिजेंटली इंटेलिजेंस शेयर होता है, और इसीलिए ये जितने भी स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर, और या कोई भी हादसा करने से पहले कोई भी ऐसा कोई कार्रवाई करने के लिए आतंकवादी खड़े होते हैं, उनको पहले दबोच लिया जाता है। तो ये सच्चाई है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है भारत के इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये सच्चाई है कि ये इंसिडेंट तो कोई खास बड़ा नहीं है, मगर ये मैसेजिंग बहुत करता है, क्योंकि अभी दो हम्म। तीन महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। और जैसे बेंगलोर का प्रोफाइल देखें, एक वो आईटी इंडस्ट्री का हब सेंटर है, और उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, भारत का नव सेंटर है, भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है वहाँ। अगर वहां पर कोई ऐसा छोटा भी हादसा हो तो वो डिमोरलाइज करता है, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां बाहर से आती हैं। वो सोचती हैं कि भाई यहाँ पर हम सेफ नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इसी प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि चाहे वो बॉम्बे हो जो फाइनेंशियल कैपिटल, या दिल्ली हो, या बेंगलोर हो, या चेन्नई हो, इनकी अहमियत बहुत है। तो ये सच्चाई है कि इससे हमें इससे बचना पड़ेगा। और देखो, एक बार ईस्टर्न बॉम्बिंग हुई थी श्रीलंका में, वहां पर भी हम्म। जब खबरें, भारत ने बड़े टाइम पे उनको अगवा किया था, पर उन्होंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। तो मैं यही कहूंगा कि अब आप आईएसआई को लाइटली मत लें। आईएसआई ने अपना K2 बहुत बड़ा ऑपरेट कर रहा है, वो जो कश्मीर और खालिस्तान उसमें लगे हुए हैं। वो किसी तरीके से कश्मीर में वो सक्सीड नहीं हो रहे। वहां पर हमारा काउंटर फ्रंटियर ग्रेड पुख्ता है, तो वो रजौरी पुंछ में आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब को वो ड्रग्स भेजते हैं, ड्रोन से हथियार भेजते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जो साउथ में है वो थोड़ा सा अलग है, और वो चिंता का और अलग टाइप से। देखो, साउथ में रेडिकलाइजेशन हुआ है, और वो हुआ हम्म। आईएसएस के लिए भी, पीएफआई के लिए भी, और सिमी के लिए भी। और इसके अंदर जो लोग शामिल भी हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, वो कंप्यूटर सेवी हैं, वो वर्चुअल से प्रभावित होके उन्होंने कई बार वो यहाँ से भारत से चले भी गए हैं, सीरिया, इराक जैसी जगह में जाके वो लड़े हैं आईएसएस के मॉड्यूल बन के। तो ये जो आईएसएस के मॉड्यूल हैं अभी भी साउथ में वो सक्रिय हैं, और इस पे एनआईए की नजरें हैं। एनआईए ने बहुत ज्यादा काम किया, इन पे दबोचा है इनको। मगर ये सच्चाई हमें माननी चाहिए कि ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमें सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहां ये रेडिकलाइजेशन का जो जोर है उसको कमजोर करना है किसी तरीके से। एनआईए इस पे बहुत जोरों से काम कर रही है। तो ये एक सच्चाई है। ये जो हादसा हुआ है इसको एनआईए, मेरे को लगता है अब इन्वेस्टिगेशन देनी चाहिए। वो एक ऐसी एजेंसी है जो डिटेल में जाएगी, वो चेक करेगी इसमें कौन हो सकता है, क्या मकसद था। पर यह सच्चाई है, इसका मकसद तो एक ही है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले आप डिमोरलाइज करना, कम्युनल हार्मोनी को तोड़ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, भारत का नाम जो एक बहुत ऊंचा चला गया है, इसमें कोई शक नहीं। भारत आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 8.4 के दर से जीडीपी बढ़ रहा है, आपको फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट आपकी
इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। तो ऐसे में इस टाइप के जो ये एक्शन हैं, ये बड़े दूर सोचे समझ कर करे जाते हैं जो आपके सो कॉल्ड एनिमी है। तो इसलिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आएगा वल्नरेबिलिटी बढ़ेंगी। सुमित, सर, आपको नहीं लगता कि जो आपने बोला बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सही है? क्या ये जो ट्रैक रिकॉर्ड था, मोदी जी ठोक कर बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारा दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाया, और ये एक इलेक्शन का स्टेटमेंट भी था। क्या उनकी इस स्टेटमेंट को जीरो करने का भी एक तरीका नहीं है? और किया भी कहां है? कांग्रेस रूल्ड स्टेट के अंदर, जहां पर कंट्रोल उनका है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि भाई देखो ये तो है कि कोई खास बड़ा हादसा नहीं है, एक माइनर इंसिडेंट है, 9-10 के करीब इंजर्ड हुए हैं, कोई फेटर कैजुअलिटी, बट यस किया है, ये तो मानना पड़ेगा। और जब ऐसा कोई इंसिडेंट 9-10 साल से नहीं हुआ, और उसकी वजह यही है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसने फ्री हैंड दे रखा है अपनी इंट एजेंसीज को, और एनआईए अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करे, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी ने भी अच्छा किया है। हाँ ये भी ठीक है कि जो गवर्नमेंट स्टेट की सॉफ्ट है वहां पर ये इंसिडेंट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है, इसको मान के चलना पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा, मैं इस चीज को नहीं कहना चाहता कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, भारत के लिए हर स्टेट इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि आतंकवादी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और आप कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जो कि सॉफ्ट हो, वो पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सच्चाई है, आतंकवाद को मान के चलें, ये रियलिटी है, और रेडिकलाइजेशन साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री फैक्ट है। पीएफआई, आईएसएस और सिमी के जो है काबिल हो या ना हो, मगर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं साउथ की, ये मान के चलना चाहिए, सॉफ्ट नहीं। आप जो भी डिसीजन लेते हैं हार्ड डिसीजन ने, सॉफ्ट डिसीजन मत लें कि आपको पॉलिटिकल फायदा होगा। पॉलिटिकल फायदा होगा एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री नेशनल सिक्योरिटी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नारा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और आतंकवाद को जड़ से निकाल दो। जड़ से तभी निकालेंगे जब हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, जब सारे की सारी हमारी स्टेट उसके अगेंस्ट जाएंगे। अगर हम सॉफ्ट हो गए फिर हम आतंकवाद से लड़ नहीं पाएंगे। सुमित, ट्रू। सर, जैसे अभी अभी तो बड़े इनिशियल स्टेज है, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, पीछे को आईएसआई की सपोर्ट है, ऐसा भी कोई लिंक आपको दिखता है इसके अंदर? देखो ये तो सारा चीज पता चलेगा एनआईए की जब इन्वेस्टिगेशन, वो तारे जोड़ेंगे। मगर आज तक जो भी एनआईए ने कार्रवाई की है ये लास्ट 10 साल में, इन्होंने मॉड्यूल को, इससे पहले वो कुछ करें उनको पकड़ लिया है, दबोच लिया। ये बहुत काबिल तारीफ है। आप ये कहते हैं ना कि टेररिस्ट को तो एक बार ही सक्सेसफुल होना है, मगर इंटेलिजेंस को हर बार ही सक्सेसफुल होना है। अगर एक तो बार भी चूक गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये कोई शक नहीं कि एनआईए और बाकी स्टेट एजेंसीज भी इंटेलिजेंस इतना पुख्ता है कि अगर यह आतंकवादी कुछ करने से पहले ही उनको पकड़ लिया जाता है। और ये भी, हाँ ये सच्चाई है, ये इंसिडेंट अगर हुआ है जिस प्रकार से बताया गया है कि ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, पर शैलो ब्लास्ट था, और ये एक कोई बैग में डाल के जो रामेश्वरम कैफे है उसमें हुआ है। तो अगर हम इसको मान के चलें जो बताया गया है, तो वाकई सेटबैक तो है, कहीं ना कहीं हम मान के चलें कि भाई ये इंसिडेंट तो हुआ है। मगर ये एनआईए इसकी जब पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी तारे जोड़ेगी, इसके पीछे कौन है, क्या आईएसएस का हाथ है, क्या पीएफआई का है, या सिमी का, या कोई और टेररिस्ट ग्रुप है जिसमें इन्वॉल्व है। मगर ये सच्चाई है, रेडिकलाइजेशन का में बढ़ावा आया है, और वो बढ़ावा इसलिए है क्योंकि वर्चुअली है, टेक्निकल क्वालिफाइड है, आईएसएस पूरे वर्ल्ड के अंदर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए। और ये सच्चाई है कि आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सख्त है, और इसमें मानना पड़ेगा लास्ट 10 साल से अगर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, मेजर इंसिडेंट अदर देन कश्मीर, वो उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रांग पॉलिसी है, नो एरर और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। वो जो पॉलिसी है वो काबिल तारीफ है
कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यही नहीं, अगर आप मान ले जम्मू एंड कश्मीर में भी जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, उड़ी हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस के कम से कम 17 उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया का बर्बाद किया है ओवर वन नाइट। कम से कम उसमें से 127 टेररिस्ट मारे गए थे और 10 से 15 उनके जो सैनिक ट्रेनिंग करा रहे थे उनको मारा गया था। और जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट, उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर है, 12 हमारे मिराज 2000 जाते हैं और जाके उनका जो लॉन्च जो एक प्रकार से ट्रेनिंग एरिया है, कैंप है जो जैसे मोहम्मद का, उसको बर्बाद करते हैं। कम से कम 300 के करीब आतंकवादियों को ढेर किया जाता है। तो ये सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है इट इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल, और ये आपके जो न्यूक्लियर बोगी है इसको आप बंद करें, भारत आपके घुस के मारेगा अगर कोई आतंकवादी हमला भारत पे। तो अब ये किसने किया है, कौन इन्वॉल्व है, ये तो तभी पता चलेगा जब एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। मगर इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है, कि कोई भी ऐसा आतंकवादी चीज नहीं एक्सेप्ट होगी, और इसलिए गवर्नमेंट बहुत सख्त है और गवर्नमेंट इसके पीछे जाएगी और देखेगी। मगर ये सच्चाई है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे, हमारे जो दुश्मन हैं, जो ये आईएसआई स्पेशली, वो कुछ ना कुछ ऐसा कराने की कोशिश करेगी, जबकि एक प्रकार वर्ल्ड कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस भारत पे लूज हो और कॉमनल डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश करेगी। आपके उन सिटीज को, बेंगलोर आपने बहुत अच्छा बोला था, आईटी सेंटर है आपका, एक नर्व सेंटर है, सिलिकॉन वैली है, अगर वहां होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और उसका फाइनेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारत को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा ऐसे में, और एक्सपोज करना पड़ेगा अगर आतंकवाद में इन्वॉल्व है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। वो समझता है कि भारत जो है आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा, वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। आज वो पॉलिटिकल इनस्टेबल है, इकोनॉमिकली क्राइसिस चला हुआ है, टेररिज्म वहां बढ़ रहा है, मगर वो अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या बाकी आतंकवादी ग्रुप हैं उनसे करा सकता है। तो इसलिए अभी एक बार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होगी तब तो पता चलेगा इसके पीछे कौन है, किसने किया, कितना बड़ा हादसा था। ये तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिली हम उसके तहत बातचीत कर रहे हैं सुमित। सर, आपने सर्विसेज में काम किया है, आर्म्ड फोर्सेज में। आपने हमेशा देखा होगा कि आर्म्ड फोर्सेज में हमेशा या कभी कहीं भी हमने अपने दुश्मन को नापने के लिए पहले छोटा-सा इंसिडेंट करते हैं। उससे पता लग जाता है कि दुश्मन कितना तैयार है, या उसे ऑन द हुक रखने के लिए भी कई बार ऐसी छोटी-मोटी हरकतें करनी पड़ती हैं। उससे हम गेज करते हैं दुश्मन को। आपको लगता है कहीं न कहीं ये हमें गेज करने के लिए है कि हमारी तैयारी कितनी है, और हमें भी थोड़ा-सा ऑन द हुक रखने के लिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर मोदी जी टू विन 24 इलेक्शंस। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। आपको एक प्रकार से देख रहे हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी स्ट्रांग है, आपकी काउंटर टेररिज्म ग्रिड कितना स्ट्रांग है, आप कितने अभी एक प्रकार से काबिल हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो और एक आप मैसेज भेजते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आप देखो वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या मैसेज मिल रहा है कि भारत के जो सिलिकॉन वैली के अंदर ऐसा होगा। तो ये सच्चाई है, मगर ये सच्चाई है कि इसमें इंसिडेंट कोई खास बड़ा नहीं हुआ, मगर आपकी बात में दम है कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, तो टेस्ट करेंगे आपको कि भाई भारत के अंदर ऐसा इंसिडेंट होना, बेंगलोर में होना देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक रॉन्ग मैसेज देता है। और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी एक वार्निंग है कि उनको ये पॉपुलर डिसीजन नहीं लेने हैं। देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने आप, क्योंकि जो देश की सुरक्षा किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देश की सुरक्षा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही नहीं, वो जवान जो खड़ा हुआ है बॉर्डर पे और जो कि 24/7 घंटे पूरे देश का रुखाली कर रहा है, उसकी तो जिम्मेवारी है, मगर उसकी जिम्मेवारी का कोई फायदा नहीं अगर हम अंदर उतने ही जोरों से, उतने ही अपने अलर्ट नहीं रहते। इसलिए हर सिटीजन को, हर ओहदेदार को चौकन्ना रहना है, और हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आतंकवादी, आईएसआई या को मौका मिले वो उस
उस समय की इंतजार में है। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है, इसलिए हमें कोई हम्म। ऐसा मौका नहीं देना है। और ये एक आपके लिए आई ओपनर है, इसको ये हम्म। लेके चलें, ऐसा हो सकता है। तो आपकी तैयारी बहुत है, इसको और करें, कोऑर्डिनेशन और करें, कोई सॉफ्ट ऑप्शन नहीं लें। हर स्टेट को देश का बारे में पहले सोचना है, ना कि अपने बारे में। सुमित। सर, मैं एक इंसिडेंट को और साथ में जोड़ने की कोशिश करता हूं। अभी आपने देखा कि बेंगलोर में ये छोटा अटैक ही है, बेशक हमें टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। साथ में ही आपने देखा कि जो बॉर्डर है अपना, वहां पर जो कश्मीरी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो सारे बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को हराने के लिए यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन के नंबर्स को इंक्रीज किया जाए, बल्कि कुछ भी करना पड़े, मोदी जी हारने चाहिए। और मैं तो पाकिस्तानी चैनल्स पे जाकर भी देखा है मैंने, वो एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी का हारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है दो चीजें भी करेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं इनका कोरिलेशन है पाकिस्तान का, जैसे बॉर्डर पे भी कर रहे हैं और शायद कंट्री के अंदर भी कर रहे हैं। देखो स्मित, मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान का अवाम तो जागरूक हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उनको लगता है कि हमको तो हमारी फौज ने डुबो दिया, हमको तो हमारे पॉलिटिकल सेटअप ने डुबो दिया। देखो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की जो जीडीपी थी लेटर पार्ट ऑफ 60s एंड अर्ली पार्ट ऑफ 70s काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो पाकिस्तान को इलाका मिला वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे था भारत से, क्योंकि वो फर्टाइल था, 5 नदियां जाती हैं उधर। तो मगर जब से उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया वो डूबते चले गए। और पाकिस्तान की आर्मी की बात जब कहते हैं तो आज आज नारा पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान की आर्मी ने जंग कोई जीता नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं, ये सच्चाई है। और ये भी कहते हैं पाकिस्तान के लोग, खुद कहने लगे, अब वो डरने वाले नहीं है कि भाई हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और ये भी ट्रू। कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर असली पावर इस्लामाबाद से नहीं, बल्कि रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर से होती है। तो ये सच्चाई अब लोगों को समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें डुबो दिया है। आज वो बिजनेस करते हैं, 60 से 70 बिलियन डॉलर का उनका ट्रेड है, और अनदर 45 का वो जो और ट्रेड बढ़ा दिया है। तो आज सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल एस्टेट से बैंक, पूरा फौज चलाती, टैक्स देती नहीं, तो पूरी इकोनॉमी का भट्टा गोल कर दिया है, प्राइवेट इंडस्ट्री आ नहीं पा रही। तो ये समझना कि लोगों का मूर्ख आप बना सकते हो पाकिस्तान में, वो मुझे नहीं लगता। आज आप तो बहुत ज्यादा जाते हैं चैनलों पे, आप देखें जो उनका सोशल मीडिया, लोग कहते हैं देखो भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये यस। सब कुछ मोदी के कारण हुआ है। मोदी जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखो, मोदी की लीडरशिप देखो। अब वो लोग चुपचाप रहते नहीं, वो बोलते हैं कि भाई ये सच्चाई है। अब जो असली बात है, मगर हाँ, कि क्या पाकिस्तान की आर्मी इसको मानेगी? पाकिस्तान की आर्मी क्या भारत के साथ अच्छे रिलेशन करने देगी? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि वो तो, उनका तो वजूद है एंटी इंडिया सेंटीमेंट, उन्होंने एक एंटी इंडिया के लिए इमेजिनरी थ्रेट डेवलप कर रखी, क्योंकि एक छोटा देश, बड़ी आर्मी, जैसे मैं हरदम बोलता हूँ, 1/7 है भारत के साइज से, 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 185 बाय उनकी इकोनॉमी है, पर उनकी फौज 80% है। भाई छोटा देश, इतनी बड़ी आर्मी, फौज क्या कर रही है? वो अपना वजूद रखना चाहते हैं एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करके और इमेजिनरी थ्रेट, जबकि आज तक कोई युद्ध पाकिस्तान के ऊपर भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, वो अलग बात है। सारे युद्ध में मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी वो रिलेशन को इंप्रूव नहीं करने देगी, मगर अवाम वहां जागरूक हो गया है और अवाम उंगली उठाता है फौज के ऊपर। आज वो फौज जो पॉपुलर होती थी वो नहीं, अगर इतनी होती तो पीएमएल-एन जीतती। जो पीटीआई ट्रू। के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के आए हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मिल गए हैं, वो अलग बात है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ना होने के बावजूद भी इमरान खान, जो कि आज की तारीख में मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो ये सच्चाई है, अब ये बोगी चलेगी नहीं पाकिस्तान। अब जो पीओजेके में है वहां पर असली सिचुएशन है, वहां पर उनको मालूम है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था, उसको जबरदस्ती इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है। इतने 75 साल वो उनको झूठ बोलते रहे,
उनको एक्सप्लॉइट करते रहे, उनको सेकंड क्लास सिटीजन किया। अगर आप पीओजे की बात करें, चाहे वो आपका मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली है, झांगड़ है, वहां पर उनकी मेन रिवर है नीलम नदी, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां बिजली पैदा होती है, वो बिजली पैदा 67 पैसे पर यूनिट की उसको लागत आती है, मगर वो पहले पंजाब में जाती है, फिर वो आती है पीओजे के में, जिसकी 87 रुपीज पर यूनिट कीमत है। आज की तारीख में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में पीने को पानी नहीं है, बिजली 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं आती, 1 साल से पे और पेंशन नहीं मिला, आटे की कीमत 434 रुपए पर केजी है। तो इसलिए लोग वहां परेशान हैं। वो कहते हैं भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया, अमन और शांति है, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी है, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, आईएम और मेडिकल कॉलेज है, सड़कों का जाल बिछ गया है, रेलवे लाइन आ गई आपकी जम्मू से लेके उधमपुर, उधमपुर से लेके श्रीनगर टू बारामूला। तो वो कहते हैं कि यार हमारे को तो इन्होंने मूर्ख बनाया, हमको ये झूठ बोलते रहे, अब हमें सच पता लगा। अब वो कहते हैं कि सिया आप तो डूबोगे, आपकी तो हालात खराब है, हमें अब छोड़ो, हमें भारत में मिलने दो। आज लोग सड़कों पे खड़े हैं कि हमें पुंछ जाने दो, क्योंकि आप हमें आटा दाल चावल नहीं दे सकते, आप पुंछ का रास्ता खोलो, हम वहां से खरीदना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। इसी प्रकार जो शिया पॉपुलेशन है गिलगित बाल्टिस्तान में, वो कहती है स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो। तो ये वहां पर जेन्युइन डिमांड आ रही है। और जब सबको पता है जो हालात पाकिस्तान में पैदा होते जा रहे हैं, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है इवन आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भी जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आए थे, वो वोट चोर के नारे को दूसरे लोग लगा रहे थे, और ये उस पर पलटवार कर रहे थे कि आप जो हैं बाकी चीजों की चोरियां की हैं, तोशे खाने की चोरी। मतलब ये है कि ये सच्चाई है कि वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी, इकोनॉमी की इतनी हालात खराब है, ये गवर्नमेंट इसको निकाल नहीं पाएगी, आईएमएफ इनको लोन देगा नहीं, और उससे क्या होगा, अगर ये टैक्सेस बढ़ाएंगे तो फिर अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा अलग बनेगा, बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पंजाब जो है वो अकेला रह जाएगा, पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। ये मेरे से लिखवा लो, अब ये होएगा। और अब लोगों को मूर्ख नहीं बना, दबा नहीं सकता पाकिस्तान की जो आईएसआई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसको वो डीप स्टेट बोलते हैं, वो अब जब सोचते थे कि आपको दबा लेंगे, आज अवाम जो है बहुत जागरूक होगा। और स्पेशली पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने मन बना लिया है, अब हम वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये नाराबाजी इससे लग रही, तभी वो बैठे हुए सड़कों, 4 दिन हो गए उनको, वो वापस नहीं जा रहे। वो कहते हैं आप पुंछ का रास्ता खोलो, हमें वहां जाने दो, हम वहां पर मिलना चाहते हैं। तो आज पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर पीओजे के में, वो घबराए हुए, करें तो करें क्या। तो ये सच्चाई है कि हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में, मगर वो क्या कर सकता है भारत के लिए, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद का सहारा वो लेते रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है, उसको आपने लाइटली नहीं लेना है, और इलेक्शन के समय कुछ भी करा सकता है, इसलिए हमें और भी चौकन्ना होना है। सर, आपने जैसे पूरा इसको डिटेल में समझाया कि वहां पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर क्या हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो रहा है, लेकिन हमारी आज की वीडियो देखकर हमने बोला कि वहां पे बड़ी हालत खराब है। हमारी आज की वीडियो देखकर हमारे ऊपर हंसेंगे कि भैया आपकी कौन सी हालत अच्छी है, लाइट तो आपके भी आती रही है। तो दोस्तों, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं पंजाब में मैं आया हूं और यहाँ पर दिन में 5-5 बार लाइट जाती है। सिर्फ रीजन एक ही है, फ्रीबीज का चक्कर के कारण यहाँ पर कुछ भी चीज चल नहीं रही। हमें भी सोचना चाहिए कि क्या यही जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा। बेंगलोर के अंदर जहां पे अभी ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर भी 8-8 घंटे का कट है रोज, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रीबीज के चक्कर में बिजली खरीदने के पैसे ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर, ये सच्चाई है, हमें भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो हमें भी फ्रीबीज से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की आएगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, और कल जैसे जैसे अपडेट्स आएगी विल कम अगेन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।
Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.